हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू अवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 003 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और वो ये कि देखो आपके एग्ज़ाम में ना कुछ यूनिट्स को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे मान लो कि हमारे पास 35 यूनिट्स हैं, तो सभी में से तो पेपर नहीं बनता, राइट। इसलिए हम किसी भी यूनिट को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने 3 पार्ट्स में आपकी जो पूरी बुक है उसको डिवाइड कर दिया है। कैसे? जो ये पार्ट 1 है उसमें क्या है, जो आपके शुरू के चैप्टर्स हैं उनमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस जो भी पिछले 5 साल में पूछे जा चुके हैं वो सभी हमने कंपाइल किए हैं। ठीक है, ऐसे ही पार्ट 2 और ऐसे ही पार्ट 3, जिससे कि क्या हो सके, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकें और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कवर कर सकें और किसी भी यूनिट को हम स्किप ना करें। इसीलिए आपको भी किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, सबको अच्छे से देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने जो भी आपकी कॉलेज के ग्रुप्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, सब तक शेयर करना है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, राइट शॉर्ट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग: ए, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच टू डेवलपमेंट, एंड बी, द एलपीजी पैकेज एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। पहला जो आंसर है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच टू डेवलपमेंट, वो यूनिट 6 में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसमें भी अगर हम दोबारा पढ़ेंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप यूनिट 6 में जाके ये ज़रूर आंसर देख लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर आप ज़रूर उठा के देखिएगा, आपको ये सभी क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, बी से शुरू करते हैं। द एलपीजी पैकेज एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। देखो एलपीजी पैकेज का मतलब क्या होता है? एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये एक, मान लो कि एक बास्केट के अंदर ये तीनों चीजें हमें मिली हैं। ठीक है, लिबरलाइजेशन में क्या होता है हमें पता है, लिबर वर्ड से मिलकर बना है ना। लिबरलाइजेशन मतलब फ्री, है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि गवर्नमेंट को फ्री कर दो, जो भी गवर्नमेंट के टैरिफ्स और टैक्स सबको हटा दो। प्राइवेटाइजेशन में नाम से पता चल रहा है चीजों को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। और ग्लोबलाइजेशन हमें पता है क्या होता है, जब मान लो हम इंडिया की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पैकेज है ये एक ग्रुप है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, जो कि कंट्री की इकोनॉमी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, ग्रोथ लेके आता है। इंडिया के अंदर ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1991 में। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट की जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं या जो भी कंट्रोल है इंडस्ट्रीज के ऊपर, उन सभी को रिमूव कर दिया जाए, उन सभी को हटा दिया जाए। साथ ही यहाँ पे बिजनेसेस को ज़्यादा फ्रीडम दे दी जाए कि वो अपनी मर्जी से जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और उनके प्राइजेस अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। साथ ही ये कॉम्पिटिशन भी बढ़ाता है। अगला है प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल होता है बिजनेसेस में, उसको रिड्यूस किया जाता है। कैसे? जो भी पब्लिक कंपनीज होते हैं, यानी कि जो भी गवर्नमेंट ओन कंपनीज होती हैं, उन सभी को सोल्ड आउट कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है किसको? प्राइवेट कंपनीज को। देखो यहाँ पे इनका ये मानना है कि सरकार के पास ना और भी बहुत सारी चीजें होती है काम करने के लिए। भाई लॉज बना लो, पॉलिसी बना लो, पॉवर्टी हटा लो, एजुकेशन में अच्छा कर लो, हेल्थ में अच्छा कर लो, हॉस्पिटल्स खुलवा दो, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इनका मानना है बिजनेस आप हमारे हाथ में दे दो और हमारे ऊपर छोड़ दो, हम अच्छे से संभाल लेंगे। जब कोई एक इंसान एक काम करता है तो वो उसको ज्यादा अच्छे से कर पाता है। ठीक है, तो इनका एम होता है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, जो भी लॉसेस होते हैं उन सबको रिड्यूस करना। और ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम इंडिया की इकोनॉमी को कनेक्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं और ट्रेड को अट्रैक्ट करते हैं। और साथ ही साथ ये हमारे देश में नई टेक्नोलॉजी और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आता है। ठीक है, कुल मिला के एलपीजी पैकेज का गोल क्या है? इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना और ज़्यादा ओपन करना और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन इट्स रिलेशनशिप विद एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की क्या रिलेशन है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के साथ? देखो ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं, नौकरशाह कौन होते हैं?
हमने देखा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है सीएससी के नाम से, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसमें हमारे देश को ब्यूरोक्रेट्स मिलते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ठीक है। ये सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिलते हैं जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे डे टू डे वर्क को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। It refers to the government officials and civil servants who run the day-to-day work of the government. They are not elected but appointed based on exams and qualifications. ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इमेजिन करो कि कोई आईएएस है, ठीक है। अब किसी मंत्री ने कहा कि भाई मान लो विलेज लेवल पे वो आईएएस जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, वहाँ का डीएम एसडीएम ये सब है। तो वहाँ पे अब जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने बोला कि भाई हमें ना पूरी रिपोर्ट तैयार करके दो कि यहाँ पे कितने एज ग्रुप के लोग हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, क्या इनका सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है, कितने टाइम बिजली आती है, कितने टाइम पानी आता है, क्या यहाँ पे रोड्स हैं और वो कहाँ से कनेक्ट कर रही हैं, जो भी सारी चीज़ें A to Z है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार करके एग्जीक्यूटिव तक पहुंचाई। एग्जीक्यूटिव ने देखा कि अच्छा मतलब हमें 100% इलेक्ट्रिसिटी कर देनी चाहिए, एक यहाँ पे हॉस्पिटल खुलवा देना चाहिए और एक बड़ा सा स्कूल या पार्क तो नहीं है, सॉरी, कुछ भी कोई अच्छी चीज़ ले लो, कोई यूनिट ले लो, ठीक है, वो खुलवा देनी चाहिए। तो वो ये प्लान करेंगे और उसको ये लेके जाएंगे फिर लेजिस्लेचर में डिबेट होगी, डिस्कशंस होंगे, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, कुछ लोग उसको एडवाइस भी करेंगे, सजेस्ट भी करेंगे, चेंजेस भी बताएंगे। उसके बाद जाके जब एक लॉ या पॉलिसी बनेगा तो उसको फिर लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट भी कौन करेगा, ब्यूरोक्रेट ही करेगा, ठीक है। चलो फटाफट से रीड कर लेते हैं। Supports the executive in implementing laws and policies, prepares plans, reports and advice for the ministers, carries out government decision at central, state and local level, ensures smooth running of department like health, education, transport, maintains continuity even when government changes. देखो भले ही सरकार बदल जाए, मंत्री बदल जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स नहीं बदलते, ट्रांसफर हो जाता है इनका लेकिन ये बदलते नहीं है, ठीक है। अब लेजिस्लेचर में भी हमने अभी देखा था कि हेल्प करते हैं लॉज और पॉलिसीज को, जो भी डिबेट्स और डिस्कशंस होते हैं लेजिस्लेचर में, वहाँ डाटा और रिपोर्ट्स प्रोवाइड कराते हैं एमपीज को यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिससे कि वो अपना डिसीजन अच्छे से ले सके। और जो भी फिर लॉ पास होता है बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है, उसको फिर इम्प्लीमेंट कराने का काम, लोकल लेवल तक ले जाने का काम ब्यूरोक्रेट्स का होता है। इन सिंपल टर्म्स, एग्जीक्यूटिव डिसाइड्स व्हाट टू डू, लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ एंड ब्यूरोक्रेसी गेट्स द वर्क डन, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी लिख के आ जाना इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया और एग्जामिन द पंचायती राज सिस्टम एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में अगर एक दो वर्ड इधर उधर हो गए तो आप छोड़ के आ जाओ कि ये तो पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। अब देखो डी जो है ना, ये यहाँ पे नेगेटिव काम कर रहा है। कैसे? सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सारी पावर जो है वो सेंटर के हाथ में है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी डिवीजन, यानी कि बंटवारा, यानी कि पावर का बंटवारा, ठीक है। तो वो कैसे हुआ इंडिया के अंदर, पंचायती राज सिस्टम कैसा है देखते हैं। पंचायती राज सिस्टम हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 में देखने को मिलता है, जो कि डील करता है आर्टिकल 243A से लेके 243O तक। इसमें बात की गई है कि कैसे जो लोग हैं ग्रास रूट लेवल पे डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर डीपीएसपी पार्ट 4 आर्टिकल 40 में हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को बताता है, एडवाइस करता है कि आपको ऐसी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शनिंग बॉडीज को ऑर्गेनाइज करना चाहिए जो कि लोकल लेवल पे, रूरल लेवल पे काम कर सके, उनके हाथ में पावर और अथॉरिटी देनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए अब क्या करते हैं, हमारे इंडियन प्लानर्स और पॉलिसी मेकर्स लॉन्च करते हैं CDP यानी कि मल्टीपर्पज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो एक प्रोग्राम होता है ना, इसमें ये लोग जो इंडियन प्लानर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर, जो भी मंत्री बनते उस टाइम पे थे, वो क्या करते हैं, वो इस CDP का ऑब्जेक्टिव रखते हैं, एम रखते हैं कि रूरल मासेस की जो कंडीशंस हैं हम इनको इम्प्रूव कर देंगे। कैसे कर देंगे? हम यहाँ पे लोगों को ट्रेन करेंगे, ठीक है। BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक्सटेंशन ऑफिसर और विलेज लेवल वर्कर, हम यहाँ पे इन सबको बताएंगे, सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे कि आपको कैसे काम करना है। लेकिन ये जो पूरा आइडिया होता है ये फेल हो जाता है और ये अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाता है, ठीक है। देन मेनी कमिटीज फॉर्म टू रिकंस्ट्रक्ट दिस। अब बहुत सारी अलग अलग कमिटीज बनती है, हर कमिटी में कोई ऐसी बात होती है जो कि देखने सुनने में अच्छी होती है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? इसका रीजन आपको पता है, हाफ हार्टेड पावर। देखो कोई भी इंसान अपनी पावर शेयर नहीं करना चाहेगा,
ठीक है, अगर आपको भी सारी पावर अथॉरिटी दे दी जाए और फिर आपसे बोल दिया जाए ना कि अरे थोड़ी पावर इनको दे दो, थोड़ा काम ये खुद कर लेंगे, थोड़ा खुद कर लेंगे, तो फिर आप बोलोगे कि मुझे चुना ही क्यों था, है ना। यहाँ पे भी वही चीज हुई, कमेटीज बनी, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो उसका डिवीजन हो ही नहीं पा रहा था, जो रियल पावर है वो नहीं मिल पा रही थी किसी को भी। ठीक है, तो बहुत सारी कमेटीज बनी, कौन कौन सी बनी देखो। पहली कमेटी बनी बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर बनी अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बनी जीवी के राव कमेटी और फिर LM सिंघवी कमेटी। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है देखो, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज बिन हाफ हार्टेड डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू देम। कहने को तो बोला जा रहा था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी है, खुद से काम करेगी, खुद से फंक्शन करेगी, लेकिन कोई उनको पावर देने को तैयार ही नहीं था। तो इसीलिए फिर क्या हुआ, फिर इंट्रोड्यूस हुआ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट डील करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी से। 74th अमेंडमेंट एक्ट डील करता है नगर पालिका यानी कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, these amendments respectively provided that the panchayats at village, block and district level would have 29 subjects in 11th schedule and municipalities would have 18 subjects in 12th schedule। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो नगर पालिकास हैं उनको 29 सब्जेक्ट, 29 जो टॉपिक्स थे, इशूज थे, उनके ऊपर काम करना होता है, और जो नगर पालिकास है उनको 18 सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी इन्हीं से मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, अब देख लेना। ठीक है, राइट अ नोट ऑन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन इंडिया, हमने अभी देखा ये पंचायती राज से डील करता है। ठीक है, तो क्या होता है 1992 में जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है तो पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये जो बिल था ये 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पास हुआ, उसके अगले ही दिन 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके 17 स्टेट असेंबली में पास होने के बाद फिर अगले साल अप्रैल में 23 अप्रैल 1993 को इसने प्रेसिडेंट के एसेंट लिए। ठीक है, मंजूरी लिए, सिग्नेचर लिए। उसके बाद उसके अगले दिन 24 अप्रैल 1993 को ये जो एक्ट है ये फाइनली इफेक्टिव हो जाता है, इफेक्ट में आ जाता है। कैसे आ जाता है, क्योंकि अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ चुका था, यानी कि अब जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो आपको लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज को देनी ही पड़ेगी। ठीक है, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पहली बार किसने मनाया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनाया था। कब मनाया था, 2010 में मनाया था, तभी से अब तक हम उसको मनाते आ रहे हैं। ठीक है, ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये ऐड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर एक नया पार्ट। कौन सा पार्ट, पार्ट 9। ठीक है, जिसको जो नाम दिया जाता है वो होता है दी पंचायत, जो कि डील करता है आर्टिकल 243A से लेके आर्टिकल 243O तक। ठीक है, This act has also added to new 11th schedule to the constitution. This schedule contains 29 functional items of पंचायत। यहाँ पे देखो 29 सब्जेक्ट्स मिलते हैं इनको काम करने के लिए, जो कि डील करते हैं आर्टिकल 243G से। ठीक है, ये जो 29 फंक्शंस है ये डील करते हैं आर्टिकल 243G से। एस्टेब्लिशमेंट होता है पंचायत का, और अब विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत जो है वो काम करती है, पंचायत बनाई जाती हैं। हर 5 साल में रेगुलर इलेक्शंस होते हैं ताकि फेयर प्रोसेस हो सके, और यहाँ पे जो SC हैं, जो ST हैं और जो विमेन्स हैं उनके लिए सीट्स का रिजर्वेशन किया गया है। ठीक है, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो पंचायत को फाइनली अथॉरिटी ग्रांट कर दी गई कि आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप एक प्लान बनाओ, उसके ऊपर वर्क करो और स्कीम्स लेके आओ, पॉलिसी लेके आओ और उनको इम्प्लीमेंट करो, ताकि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें आप इंश्योर कर सको। ऑटोनॉमी एंड फंक्शनैलिटी, क्योंकि अब पंचायत के पास ऑटोनॉमी है, पावर है, अथॉरिटी है, अब ये बन चुकी हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज, तो अब ये अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके काम करेंगी। ठीक है, ग्राम सभा और ज़्यादा ना इस पूरे जो ये प्रोसेस था, एक्ट था, जो भी चीज़ें थी, इनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास एक्सेस होता है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ नोट ऑन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन इंडिया। ये किससे डील करता है, ये म्यूनसिपैलिटी से डील करता है। 73 किससे करता था,
पंचायत से करता था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये जो सिस्टम है अर्बन गवर्नमेंट से डील करता है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1992 को। ये जो एक्ट है ये ऐड करता है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A। पार्ट 9 किसने किया था? पंचायती ने, ठीक है, उसको कंपेयर करते रहना, याद रहेगा। पार्ट 9A किसने किया था? अर्बन गवर्नमेंट ने, ठीक है। और उसको क्या टाइटल दिया था? द पंचायत। इसको क्या दिया है? द म्युनिसिपैलिटीज। उसमें कौन कौन से आर्टिकल थे? 243A से लेके O तक। इसमें कौन से हैं? 243P से लेके 243ZZ तक। उसने 11 शेड्यूल ऐड किया था, इसने 12 शेड्यूल ऐड किया है, ठीक है। वहां पे 29 सब्जेक्ट्स पे काम करना था, यहाँ पे 18 सब्जेक्ट्स पे काम करना है। वो जो 29 सब्जेक्ट्स थे वो 243G आर्टिकल में हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे जो ये 18 सब्जेक्ट हैं ये किस में मिलते हैं? 243W। याद रहेगा, कंपेयर कर लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई? The act mandates the creation of ULBs यानी कि urban local bodies such as municipal corporation, municipal council, नगर पंचायत for urban area। देखो जो अर्बन एरिया होता है ना, अलग अलग नाम से जानता है, कहीं BMC होता है, कहीं दिल्ली की बात करो यहाँ पे MCD होता है ना, ऐसे अलग अलग नाम से होते हैं। जो कि देखो पंचायत तो देख रही है विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गांव है, जो रूरल मासेज हैं। अब सिटीज में, शहरों में यहाँ पे कौन देखती है? यहाँ पे MCD देखती है, ठीक है। इसके भी रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन कराया जाता है ताकि फेयरली काम कर सके। और रिजर्वेशन ऑफ सीट सेम SC ST और विमेंस के लिए यहाँ पे भी रिजर्वेशन है। पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है, जिस तरीके से उन्हें पावर मिली है कि भाई प्लान बनाओ, इम्प्लीमेंट करो स्कीम्स को और आगे बढ़ाओ, है ना, सेम काम यहाँ पे इनका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनालाइज द रोल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एज अ कस्टोडियंस ऑफ पार्लियामेंट्री फंक्शंस। देखो जैसे कि हम जानते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर 2 हाउस आते हैं, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। पहले देखते हैं लोकसभा के बारे में, यानी हाउस ऑफ द पीपल के बारे में। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो हम लोग हैं, इंडिया के जो सिटीजन है, नागरिक है, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, वही फिर लोकसभा के मेंबर बनते हैं, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? 552 मेंबर्स। करेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 545 मेंबर्स, ठीक है। टर्म कितने साल का इनका कार्यकाल होता है? 5 years का होता है। मेन वर्क क्या होता है? लॉज बनाना, है ना, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, मनी और बजट जो है उन सबको अप्रूव करना, और जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उन सबको डिस्कस करना और उन सबके ऊपर कानून बनाना, पॉलिसी, स्कीम, ये सारी चीजें लेके आना। स्पेशल पावर हम सबको पता है, लोकसभा के पास मनी बिल की जो पावर है वो स्पेशल पावर होती है, ठीक है। राज्यसभा के पास ये पावर नहीं होती है। सो मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, हैज मोर पावर देन राज्यसभा इन फाइनेंशियल मैटर्स। राज्यसभा की बात करें जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं। और यहाँ पे जो 12 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट फील्ड्स लाइक आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स और लिटरेचर, तो इन सभी को कौन नॉमिनेट करते हैं? इन सभी को हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250 मेंबर्स, करंट स्ट्रेंथ है 245 मेंबर्स। ये एक परमानेंट हाउस है। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बट राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व बिकॉज इट्स अ परमानेंट हाउस, ठीक है, ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन इसके जो 1/3 मेंबर हैं वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, और लोकसभा के पूरा वो 5 years का टर्म होता है, ठीक है। इसका क्या मेन वर्क होता है? जो भी लोकसभा से बिल्स और जो भी चीजें आगे जा रही हैं, ठीक है, राज्यसभा में क्या होता है? इसका काम होता है उसको रिव्यू करना, कोई चेंजेस हैं तो उसको सजेस्ट करना, ठीक है। साथ ही स्टेट और यूटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे नेशनल इश्यूज के ऊपर बात होती है, जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज होती हैं उन सभी के ऊपर यहाँ पे डिबेट और डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। साथ ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चेंज या कुछ होता है तो फिर वो सारी चीजें भी यहीं पे की जाती हैं, ठीक है। तो लोकसभा जो है वो हम मान सकते हैं कि वो लोकल, यानी कि जो हम सिटीजन्स हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इनको लेके वहाँ पे डिस्कशंस वगैरह होते हैं। और राज्यसभा हमें पता है कि यूटी और स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और बड़े बड़े जो इश्यूज होते हैं हमारे देश के उन पे यहाँ पे चर्चा की जाती है। लोकसभा के पास स्पेशल पावर क्या थी? मनी बिल की। राज्यसभा के पास स्पेशल पावर क्या है? कैन अलाउ पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट इन स्पेशल सिचुएशन। स्पेशल सिचुएशन के अंदर स्टेट के किसी सब्जेक्ट को अगर लेके लॉ बनाना है तो इनके पास वो पावर है, ठीक है। अब काम है लॉ मेकिंग का, यानी दोनों का ही काम होता है मिलके देश के लिए कानून बनाना। और वो बिल तभी पास होता है जब ये दोनों हाउस उसको पास कर देते हैं, सिर्फ मनी बिल को छोड़ के, क्योंकि वो सिर्फ लोकसभा तक ही सीमित है, ठीक है।
Loksaਭा and Rajya Sabha together make laws for the country. A bill becomes a law only when both houses pass it, except in special cases like money bill. रिप्रेजेंटेशन, लोकसभा के अंदर कौन रिप्रेजेंट करता है? जिन्हें हमने चुना है, ठीक है। राज्यसभा के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जो स्टेट और यूटीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना होता है उसके लिए दोनों ही हाउसेस मेजॉरिटी के साथ उस चीज़ को अप्रूव करते हैं, आइदर अ लॉ और पॉलिसी और एनीथिंग, ठीक है। बोथ हाउसेज मस्ट अप्रूव एनी चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन विद अ स्पेशल मेजॉरिटी। अगला है लोकसभा। लोकसभा इज मोर पावरफुल इन फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव मैटर्स, रिप्रेजेंट्स द पीपल। और राज्यसभा काम करता है, एक्ट एज अ रिव्यूइंग चैम्बर, रिप्रेजेंट्स द स्टेट। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ नोट इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर आप कैसे पॉलिटिकल पार्टिसिपेट कर सकते हो पॉलिटिक्स में, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Political participation in India means the ways in which people take part in political life of country. Political participation का सीधे सा मतलब है कि आप एज अ सिटीजन, आप एज अ इंडियन सिटीजन कैसे अपने देश की पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। पहला तो सबसे बड़ा, वोटिंग इन इलेक्शंस। आप भाई इलेक्शंस में वोट कर सकते हो, सबसे बड़ी चीज़। आप ऐसे लोगों को चुन रहे हो जो देश चलाने वाले हैं। दूसरा, आप पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर आपके पास अच्छा खासा पावर, पैसा है और आप एलिजिबल हो तो आप कर सकते हो। अगला है अटेंडिंग रैलीज और प्रोटेस्ट, यानी कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आई है तो उसके सपोर्ट में आप रैली या उसके खिलाफ रैली या प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है। धरना प्रदर्शन कर सकते हो, आपके पास खुली छूट है आपके पास, लेकिन वायलेंस नहीं, ठीक है। अगला है डिस्कसिंग पॉलिटिक्स। आप पॉलिटिक्स को डिस्कस कर सकते हो, या आप ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही में जा सकते हो, आप ब्यूरोक्रेट बन सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हो, या फिर आप ऑफिस रन कर सकते हो, या फिर आप पिटीशन साइन कर सकते हो। इन सभी चीज़ों से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। पहला है इम्पोर्टेंस। अच्छा देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अगर हम सिर्फ थ्योरी और फैक्ट्स पढ़ते रहेंगे तो फिर आप एग्जाम में भूल जाओगे, है ना। तो एग्जाम्पल से हम लिंक कर पाते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा ले लो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, कि आपके घर के आसपास कोई बहुत बड़ी कोई जगह खाली है जहाँ पे लगभग 40 से 50 पेड़ हैं। वहाँ पे बहुत सारी गाय रहती हैं और कुछ डॉग्स भी रहते हैं और बर्ड्स वगैरह भी आते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं, वो मस्त हवा देते हैं ना, अच्छी। तो अब क्या हो रहा है, अब वहाँ पे उन पेड़ों को हटाया जा रहा है, जिससे वो सिर्फ वो पेड़ नहीं हटेंगे, वहाँ पोल्यूशन भी बढ़ेगा, ठीक है। जो इतना अच्छा लगता था, खुली हवा आती थी, वो भी नहीं आएगी। और वहाँ पे जो भी एनिमल्स या बर्ड्स जो भी थे वो सब भी डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। कुल मिला के बहुत नुकसान ही नुकसान है। तो एक तो तरीका है कि आप उसको देख के और घर में अपने घर वालों से बात करो और बस चुपचाप बैठे रहो कि यार मैं तो बहुत बुरा फील कर रहा हूँ या बहुत बुरा फील कर रही हूँ, है ना। या फिर आप लोगों से बात करो, अपनी कॉलोनी में इकट्ठा करो, आप पुलिस के पास जाओ, आप एनवायरनमेंट का जो डिपार्टमेंट है आप उसके पास जाओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाओ, आप गवर्नमेंट के पास जाओ, आप ऑफिशियल्स के पास जाओ, आप मीडिया का सहारा लो, इस तरीके से, या फिर आप प्रोटेस्ट करो। इस तरीके से इस चीज़ों को इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दो कि जो भी वहाँ पे वो एक्शन ले रहा था वो वापस ले ले, ठीक है। तो आपने ये क्या करा, आपने 50 से 60, 40 से 50 पेड़ बचा लिए, ट्रीज बचा लिए, प्लांट्स बचा लिए। आपने जो गाय हैं जो वहाँ पे पेड़ पौधे खा रही थी कुछ, है ना, ग्रेजिंग और गुजारा कर रही थी, उनको बचा लिया। जो डॉग्स बेचारे छोटे छोटे वहाँ पे थे आपने उनको बचा लिया। और जो बर्ड्स वहाँ पे सुबह के चोपिंग करती थी आपने वो चीज़ भी वहाँ पे बचा ली, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कितना बड़ा योगदान दिया देश के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। ऐसे जो एक टीचर होता है, कहने को तो देखो पुलिस भी अपना काम कर रही है, वकील भी कर रहे हैं, जज भी कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं और बैंक भी कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन टीचर को सबसे ऊपर क्यों रखा जाता है? देखो टीचर ना गुरु होते हैं, गुरु क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब आप मान लो आप टीचर बन रहे हो, तो आपका जो पूरा टेन्योर है 10 साल का है, आपने मतलब 10 साल मतलब पढ़ाया है, ठीक है। तो आपने 10 साल में कम से कम 5-6-7 हज़ार बच्चों को पढ़ाया, या शायद और ज़्यादा बच्चों को पढ़ा दिया होगा। तो मान लो अगर आपने 10,000 बच्चों को भी पढ़ाया है, उनमें से 5,000 बच्चे भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बनते हैं, जिनमें से 3,000 बच्चे भी बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो आपने देश को ऐसे 3,000 लोग दे दिए जो कि देश को आगे ले जाने में बहुत मदद कर रहे हैं। तो इससे टीचर का जो रोल होता है बहुत बड़ा होता है। तो सारे एग्जाम्पल थे ये बताने के लिए, जिससे कि आपको ये याद रहे कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ वोट करना ही बहुत नहीं होता है। फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है? स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहे हो आप।
हेल्प पीपल एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, देखा वही वाली चीज़ है। इन चारों पॉइंट्स को लिंक करना हमारी दोनों स्टोरी से, टीचर वाली और वो वाली कौन सी, पेड़ पौधों वाली। Strengthen democracy, helps people express their opinion, ensures government is accountable, promotes social and political change। ये आपके पास और भी कोई एग्जाम्पल है ना तो आप जरूर कमेंट करना, ठीक है। अगला है वोटिंग इन इंडिया, ऑल सिटीजन एज 18 एंड अबव कैन वोट। देखो भारत के अंदर जो भी लोग 18 साल से ऊपर के हैं या 18 साल के हैं वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। इलेक्शंस कराए जाते हैं लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल पे रेगुलरली। और वोटिंग सिर्फ हमारा राइट नहीं है, वोटिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, देखो बहुत सारे लोग ना वोट देने नहीं जाते है ना, अपना वोट नहीं कास्ट करते। क्यों? कि धूप है, कौन जाए, या दूर है, या फिर क्या ही फर्क पड़ जाएगा, या करप्शन है, सारी चीज़ें। लेकिन ये समझो कि जो वोट है ना ये हमारा राइट तो है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एज एन इंडियन सिटीजन हमें वोट करना चाहिए, ठीक है। तो अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लेके, या कहीं पे मनी या मसल पावर का इन्फ्लुएंस है, लोग डर के मारे नहीं जाते वोट करते, या कहीं पे जेंडर या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये सभी चैलेंजेस है जो कि हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट मेजर्स, अब इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया गया है, तो पहला तो देखो वोटर एजुकेशन प्रोग्राम, इजी वोटर रजिस्ट्रेशन। अब आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले आपको कॉल्स आते हैं बहुत सारे अलग अलग पार्टी की तरफ से कि ज़रूर वोट दीजिएगा, आप हर जगह जाओगे, बसेस के पीछे लिखा हुआ है वोट, मेट्रो में जा रहे हो तो वोट, है ना, कहीं भी जा रहे हो वोट वोट वोट। तो वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाती है कि अब तो वोट दे के आना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपके दिमाग में वो चीज़ डाल दी। अगला है इजी वोटर रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बहुत आसान हो गया है, 15 दिन के अंदर आपका वोटर आईडी बन के आ जाता है। और अब तो आपको बाहर कहीं जाना भी नहीं पड़ता, हर चीज़ आपके घर बैठे बैठे फ़ोन से हो जाती है। यहाँ तक कि आधार कार्ड में भी नंबर अपडेट कराना है तो वो भी आपका 2 मिनट में बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब वो पुराना सिस्टम नहीं रहा, अब ईवीएम्स और वीवीपैट्स आ गए हैं जहाँ पे जाके बस एक बटन दबाना है और आपका काम हो गया, ठीक है। साथ ही साथ प्रमोट करना है यूथ और विमेन पार्टिसिपेशन को, कि भी जाओ और वोट दो, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फेयर डेमोक्रेसी, एवरी सिटीजन शुड एक्टिवली टेक पार्ट इन इट। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी डेमोक्रेसी को फेयर बनाता है। जब देखो सारे सिटीजन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और अलर्ट रहेंगे ना, और गवर्नमेंट की हर एक चीज़ को, हर एक स्टेप जो वो ले रही है उसको मॉनिटर करेंगे, नज़र रखेंगे, है ना, तो करप्शन बहुत कम होगा और सरकार भी बहुत तेज़ी से काम करे, क्योंकि पता है कि लोग नज़र गड़ाए बैठे हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स एंड पीसेंट मूवमेंट इन इंडिया। वर्कर्स मूवमेंट क्या है, देखो वर्कर्स ने जो मूवमेंट किया था ना वो शुरू हुआ था आपका ब्रिटिश रूल के टाइम से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको पुअर वेजेस मिल रहे थे, बिल्कुल भी पैसे नहीं मिल रहे थे, घंटों घंटों तक उनसे काम कराया जा रहा था और वर्किंग कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जो कि हेल्प करता है उनको एक यूनियन फॉर्म करने में, ठीक है। क्योंकि वर्कर्स फेस कर रहे थे ये सारी चीज़ें, पुअर वेजेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बैड वर्किंग कंडीशन, तो वो एक ट्रेड यूनियन फॉर्म करते हैं, ठीक है। एटेक बोल सकते हैं हम इसको, या AITUC बोल सकते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस होती हैं। 1920 में जो एटेक था ये बना, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे जाके, क्योंकि अब ये जो यूनियन है इसमें बहुत सारे वर्कर्स जुड़े थे देश के अलग अलग कोने से, जो कि जब हम ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट कर रहे थे, ठीक है, या फिर उस टाइम पे क्या फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो इन सभी यूनियन ने बहुत हेल्प की थी, इन सब ने नेशनल लीडर्स को सपोर्ट किया था और ये फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बने थे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, आज़ादी के बाद भी इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस दे वर्क टू गेट बेटर लेबर लॉज लाइक मिनिमम वेजेस, सेफ्टी एट वर्क प्लेसेस, कॉन्टिन्यू टू फाइट फॉर वर्कर्स राइट इवन टुडे। अभी तक ये लोग लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, ये लोग लड़ रहे हैं कि भाई हमारे लिए कुछ बेटर लेबर लॉज बनाओ, मिनिमम वेजेस तो हमें दो, वर्क प्लेस पे सेफ्टी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है प्रॉपर, अच्छा एकदम क्लीन वाटर नहीं है, वॉशरूम की सुविधा नहीं है, अगर कोई इंजर्ड हो जाए तो उसके लिए मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, या अगर कोई अपनी फैमिली का कोई वहाँ पे काम के टाइम पे खो देता है तो उनकी फैमिली को बाद में कुछ नहीं मिलता, कंपनसेशन या कुछ भी चीज़, राइट। तो इन सभी को लेके ये लोग लड़ रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पहला है बॉम्बे मील स्ट्राइक, 1918 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, यानी कि बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। इन लोगों ने यहाँ पे डिमांड की थी कि इनको बेटर वेजेस चाहिए और इनको चाहिए कि वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, बेटर हो, इतनी ख़राब हालत में कोई काम नहीं कर सकता। और इसको बोला गया कि ये इंडिया की पहली मेजर स्ट्राइक थी, ठीक है। इसके बाद 1974 में जिसकी बिगेस्ट स्ट्राइक थी, कैसे, यहाँ पे जो रेलवे वर्कर्स हैं पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, उन सभी ने ये स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कराई थी 1974 में, लेड बाय जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है।
यहाँ क्या डिमांड थी, वर्किंग आवर्स को लेके डिमांड थी कि भाई इतने लंबे समय तक हमसे काम कराते हैं, थोड़ा समय घटाओ, टाइम कम करो, और बेटर पे के लिए, ठीक है। अगला है टाटा स्टील वर्कर्स मूवमेंट जमशेदपुर में, यहाँ पे बोनस और जॉब सिक्योरिटी के लिए डिमांड रखी गई। टी गार्डन वर्कर्स प्रोटेस्ट असम एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पे मिनिमम वेजेस और पुअर लिविंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, इनके लिए इश्यूज रेज किए गए। मिनिमम वेजेस की डिमांड रखी गई, हेल्थ बेनिफिट्स की डिमांड रखी गई। मारुति सुजुकी वर्कर्स प्रोटेस्ट गुड़गांव 2011, यहाँ पे ये डिमांड रखी गई कि भाई जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास भी राइट होना चाहिए कि वो एक यूनियन फॉर्म कर सकें, ठीक है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब्स हैं, पुअर ट्रीटमेंट मिलता है ना, इसके खिलाफ फिर वो आवाज उठा सके, इनके लिए कुछ कानून बना, है ना, ये सारी चीजें। अगला है पीजेंट मूवमेंट। वर्कर्स मूवमेंट ने तो डिमांड करी बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज की, मिनिमम वेजेस की और वर्किंग आवर्स की। पीजेंट मूवमेंट्स ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया हाई टैक्सेस के खिलाफ, फोर्स्ड लेबर और लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो लैंडलॉर्ड्स थे उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन था, फोर्स लेबर इनसे कराया जा रहा था और बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस लिए जा रहे थे, ठीक है। फेमस मूवमेंट थे चंपारण मूवमेंट, हम सभी जानते हैं 1917 में हुआ था, लेड बाय महात्मा गांधी, जहाँ पे जो हमारे फार्मर्स थे उन सबको फोर्स किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आप इंडिगो की खेती करो, और नील की खेती यानी इंडिगो की खेती करने के बाद जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है, वो इनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है, अनउपजाऊ हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे जो लेबर्स थे वो ये नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। अगला है बरदोली सत्याग्रह 1928, जो कि सरदार पटेल के द्वारा हुआ था, यहाँ पे भी हाई लैंड टैक्सेस के लिए आवाज उठी थी। तिभागा मूवमेंट 1946 बंगाल में हुआ था, जो यहाँ पे क्रॉप प्राइजेस है ना, उनकी डिमांड हुई थी कि क्रॉप के जो प्राइस है उनको फेयर रखा जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब तुम मेहनत हम करें, सब तुम रख लो और हमें कुछ भी ना मिले, हम अपने परिवार कैसे चलाएंगे, ये सारी चीज़ें। और अगेन इन सभी चीज़ों ने बहुत हेल्प किया आज़ादी के बाद भी, काफ़ी अवेयरनेस फैल गई फार्मर्स और पीजेंट्स के अमंग कि भाई हमारे पास भी राइट्स और यूनिटी, मतलब यूनिटी हमें रखनी चाहिए और राइट्स हमारे पास भी हैं, ठीक है। ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा, गिव वॉइस टू द पुअर एंड ऑप्रेस्ड। ये वर्कर्स पीजेंट मूवमेंट्स है, जो भी यूनियन बने, जो भी मूवमेंट्स हुए, जो भी चेंजेस आए, जो भी प्रोटेस्ट किया, यहाँ पे जो पुअर हैं और जो ऑप्रेस्ड है उन्हें एक आवाज मिली, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस आए, साथ ही साथ इन्होंने डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एनालाइज एंड डिफरेंशिएट द रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसीज एंड पब्लिक ओपिनियन। देखो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसे जो मीडिया है वो पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक ओपिनियन को शेप करने का काम करती है, ठीक है। पहला है रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियंस, क्रिएट अवेयरनेस, यानी जो मीडिया है वो देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, उन सभी को लेके हमें इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो मीडिया क्या करती है, अवेयरनेस क्रिएट करती है, इन्फॉर्म पीपल अबाउट इवेंट्स, इशूज एंड प्रॉब्लम्स। अगला है फॉर्म्स ओपिनियन, यानी कि न्यूज़ एंड डिस्कशंस इन्फ्लुएंस हाउ पीपल थिंक। देखो मान लो अगर आप न्यूज़ नहीं देखते हो, आपने कभी नहीं देखी, आपके कोई फादर या कोई भी घर में देख रहा है, ब्रदर सिस्टर, अब वहाँ पे जाके न्यूज़ 5 मिनट 10 मिनट देखने बैठ जाओ, 10 मिनट में अगर न्यूज़ वाले ने कोई XYZ देश का नाम लेके बोला कि ये हमारा दुश्मन है, आपको नहीं पता वो देश कौन है, एग्जिस्ट करता है, कहाँ नहीं है, आप कभी गए नहीं हो, कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन उस 10 मिनट में उस न्यूज़ एंकर ने इस तरीके से आपको बोला कि अब आप भी बाहर जाके बोल सकते हो कि भाई वो XYZ देश तो हमारा दुश्मन है, ठीक है। तो हमारे सोचने समझने का जो जरिया है उसको भी ये लोग बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। रेज दिस क्वेश्चन, ये लोग खुद ही गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, खुद ही उनके आंसर दे देते हैं, ठीक है। मीडिया शोज डिफरेंट व्यूज एंड मेक्स पीपल थिंक क्रिटिकली। सोशल इन्फ्लुएंस, यानी कि आजकल लोग वही ट्रेंड्स फॉलो करते हैं जो कि हमें मीडिया के अंदर दिखाए जाते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे सिर्फ वो वाली मीडिया की बात नहीं हो रही जो हम टीवी पे न्यूज़ वगैरह देखते हैं, यहाँ पे बाकी भी मीडिया हो रही है, ठीक है, मीडिया की बात हो रही है। अगला है रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसीज। पहला है हाईलाइट इशू। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेके आती है ना, तो ये क्या करते हैं कि उस इशू को इतना हाईलाइट कर देते हैं कि जो ये प्लानर्स होते हैं ना, एक बार में तो उनको खुद भी लगता होगा कि शायद हमने कुछ गलत कर दिया बना के, ठीक है। सो हाईलाइट्स इशू, ब्रिंग्स प्रॉब्लम टू द गवर्नमेंट्स अटेंशन, ठीक है। ये कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका इतना ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं कि गवर्नमेंट को उस पर टेंशन देनी पड़ती है कि भाई पहले इसको देखो, ये क्या ही हो गया यहाँ पे, इसको ठीक करो। अगला है पुट्स प्रेशर ऑन लीडर्स, ठीक है। पब्लिक सपोर्ट शोन बाय मीडिया कैन पुश पॉलिसी मेकर्स टू एक्ट। लीडर्स के ऊपर ये प्रेशर डालते हैं किसी भी काम को लेके, किसी भी पॉलिसी को लेके, उसको बनाने का, करने का।
एक्ट एज अ वॉच डॉग, ये एक वॉच डॉग का काम करते हैं, यानी ऐसे घूमते रहते हैं कि अरे करप्शन हो गया, चलो इसको एक्सपोज करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आते हैं, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक डिबेट्स यानी कि मीडिया डिबेट्स कैन शेप व्हाट लॉज और चेंजेस आर डिस्कस इन गवर्नमेंट, और जो कि अच्छा भी है, गवर्नमेंट जो भी लॉ ला रही है उसको एकदम अंधों की तरह फॉलो करने से अच्छा है कि डिबेट और डिस्कशन किए जाएं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स को देखा जाए, उसके बाद ही उसको फिर आगे फॉलो किया जाए, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ नोट ऑन डेमोक्रेसी एंड इंटरेस्ट ग्रुप इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है और जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो कैसे काम करते हैं, क्या है, देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, पीपल इलेक्ट द लीडर्स थ्रू फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखो इंडिया हमें पता है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इन द वर्ल्ड, यहाँ पे हम लोग अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी इंडिया के अंदर हम लोग अपने लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, वोट करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं, जिससे कि वो हमारे बिहाफ पे सरकार चलाएं और हमारे लिए कानून बनाए, पॉलिसी बनाए, स्कीम्स लेके आएँ और देश को आगे बढ़ाएं। सो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर इलेक्टेड ऑफिशियल्स मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स राइट्स, फ्रीडम एंड इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स। इंटरेस्ट ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप ऐसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं जो कि लोगों के लिए काम करते हैं, जो कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आई है, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए लेके आई है, तो उसकी तरफ से आवाज़ उठाते हैं। कैसे, टाइप्स पढ़ लेते हैं इसके, जैसे बिजनेस ग्रुप, यानी अगर गवर्नमेंट कोई बिजनेस को लेके बड़ी पॉलिसी लेके आ रही है तो फिर जो इंटरेस्ट ग्रुप है वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कौन से, जैसे कि फिक्की और CII। ट्रेड यूनियंस के लिए भी बने हुए हैं एंटक और एटक। फार्मर्स ग्रुप है भारतीय किसान यूनियन, ठीक है, जैसे कि सरकार अभी किसान बिल लेके आई थी तो वहाँ पे सबसे पहले जो भारतीय किसान यूनियन है उसने आवाज़ उठाई थी, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन में कोई 10-20 लोग काम नहीं करते, ये पूरे इंडिया के जो भी फार्मर्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स एंड टीचर ग्रुप्स, आप कॉलेज के बच्चों, कॉलेज के फर्स्ट डे पे टीचर और स्टूडेंट्स का नाम पता चले ना चले, लेकिन NSUI और ABVP का नाम आपको पता चल ही जाता है, ठीक है। अगला है कास्ट एंड रिलीजियस ग्रुप, यानी कि दलित ऑर्गेनाइजेशन और माइनॉरिटी ग्रुप। अगर सरकार कुछ भी लेके आती है दलित के, माइनॉरिटीज़ के लिए, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पहले खड़े होकर क्वेश्चन करेंगी, ठीक है, क्योंकि ये अगेन बहुत मास लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ना कि कुछ नंबर ऑफ पीपल को। डेमोक्रेसी के अंदर क्या रोल होता है, दे हेल्प इन रेजिंग इशू ऑफ देयर मेंबर्स बिफोर द गवर्नमेंट, सरकार के सामने ये इश्यूज को रेज करते हैं, ठीक है। कौन से इशू को, भारतीय किसान यूनियन है तो फार्मिंग से रिलेटेड या किसानों से रिलेटेड कोई इशू को लेके आवाज़ उठाएगी। दे एजुकेट द पब्लिक अबाउट वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैटर्स, ये पब्लिक को एजुकेट करते हैं, अवेयरनेस का काम ये करते हैं। साथ ही गवर्नमेंट को प्रेशराइज भी करते हैं कि भाई पॉलिसी बनाओ हमारे फेवर में, ना कि हमारे खिलाफ, ठीक है, फायदे नुकसान मत गिनवाओ। दे प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, साथ ही इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। चैलेंजेस क्या होते हैं, समटाइम्स पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप में इन्फ्लुएंस पॉलिसी अनफेयरली एंड दे मे रिप्रेजेंट ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखो करप्शन तो हर ही जगह है, और आपने देखा होगा भी कुछ टाइम पहले जो बहुत सारे NGOs थे वो भी फेक थे, लाइक इलीगल काम हो रहा था NGOs के नाम पे, ठीक है, जिसको सरकार ने बैन कर दिया। ऐसे ही कह रहे हैं कभी कभी ये जो कुछ इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं वो फिर उसका अनफेयर मीन्स में भी काम करते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि एक सोसाइटी के स्मॉल सेक्शन को दिखाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो फिर आप हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारी मेंबरशिप जो कि बहुत ही रीजनेबल है, जो कि बच्चों ने ज्वाइन कर ली है, तो जल्दी से आप भी कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी स्टडी ऑर टेक।